नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। दिल्ली में एक बार फिर बिखरे जनता परिवार को जोड़ने वाली बैठक हुई, लेकिन न तो किसी मोर्चे का गठन हो सका, न ही किसी पार्टी का। पेच भी फंसे और रास्ता तलाशने का वक्त भी मिला, लेकिन बिखरे और एक दूसरे के धुर विरोधी आखिर एक मंच पर जुटने को बेताब क्यों है? बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और उसके 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में, और जो हालात हैं उसमें दोनों जगहों पर मुकाबला बीजेपी से होने की संभावना ज्यादा है। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने मुकाबले को भांप लिया और एक दूसरे से हाथ मिला लिया। नतीजतन उपचुनाव में बीजेपी को पतली गली दिखा दी, लेकिन इससे लोकसभा में कुछ हासिल नहीं हुआ। यूपी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा की हालत भले ही मजबूत हो, लेकिन लोकसभा में पतली है। तो ऐसे में सदन में सरकार घिरेगी नहीं, और जब सदन में नहीं घिरी तो फिर विधानसभा चुनाव का माहौल गढ़ने में मुश्किल आएगी। तो हाथ मिलाना सियासी मजबूरी तो है। हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को दूर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जितने धर्मनिरपेक्ष दल है और लाइक माइंडेड है हम लोग, और खास करके जनता परिवार के लोग। लेकिन आसान नहीं है कुनबे को जोड़ना। हर कुनबे का अपना मुखिया है, उस मुखिए की पंचायत भी। सुप्रीमो की हैसियत से पार्टी चलाने वाले कितने समझौते कर पाएंगे, ये देखना होगा। तो फिर नेता होगा कौन? अलग अलग एजेंडा आपस में मिलेंगे कैसे? आईएनएलडी के ओम प्रकाश चौटाला और जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा पहले ही खुद को नेतृत्व की दौड़ से अलग कर चुके हैं। लालू प्रसाद का पारिवारिक रिश्ता मुलायम सिंह से जुड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार, चलिए वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि फिलहाल लोकसभा में सबकी हालत पतली है और पतली हालत में मोदी सरकार घिर नहीं रही। सो थोड़ा मोटा होना है। विधानसभा चुनाव में मोदी असर को कम करने के लिए मोदी सरकार को घेरना है। मतलब न तो सिद्धांतों की सहमति है, न ही विचारधारा की गोलबंदी। आज भी सारी बातों पर चर्चा हुई और ये आम तौर पर सहमति बनी है कि हम सभी दलों में एकजुटता होनी चाहिए और संसद के अंदर और संसद के बाहर हमें एकजुट होकर काम को आगे बढ़ाना है। 22 दिसंबर के बाद दोबारा जनता परिवार की बैठक होगी। इस बीच मुलायम सिंह यादव रूपरेखा तैयार करेंगे, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा में कांग्रेस के साथ जनता परिवार के सांसद खड़े होंगे। सरकार को अब मजबूत विपक्ष घेरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। शैलेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। और प्रदीप यादव जी हैं जनता दल यूनाइटेड से। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आईपी सिंह जी अभी नहीं आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और सुरेश यादव समाजवादी पार्टी से, अभी दोनों लोग नहीं पहुंच पाए हैं किसी वजह से। आप ही से शुरू करते हैं। प्रदीप जी, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है या अपना वजूद बचाना है? ना, आज ये सबसे बड़ा देश के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जितने धर्मनिरपेक्ष दल हैं आपस में सहमति बन चुकी है। आने वाले समय में ये सारे धर्मनिरपेक्ष दल एक झंडे के नीचे होकर सांप्रदायिक तत्वों को पूरे देश में। आपको नहीं लग रहा है कि आप सीधे तौर पर मुझे ही नहीं तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात बोल रहे हैं? नहीं की कल तक तो भाजपा के साथ आपकी गोलबंदी थी, तब क्या वो सांप्रदायिक दल नहीं था? हाँ, मुद्दों पे था हमारा। अच्छा, क्या मुद्दे क्या थे? मुद्दा थे धारा 370 की बात नहीं करेंगे पूरे 5 साल। हाँ। कॉमन सिविल नहीं, कोड की बात बड़ी नहीं सीधी करेंगे। सी बात मैं पूछ रहा हूँ, देखिए भरमाइए मत जी। तब क्या वो दल सांप्रदायिक नहीं था आपकी निगाह में? 5 साल जब हमारी राजग की सरकार
थी तो जॉर्ज फर्नांडिस, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक थे, शरद यादव जी ने कौन ये क्या थे इस पर मत जाइए ना, नहीं, ये बड़ा सीधा सा नहीं, सवाल है। ये स्पष्ट था। जब तक भाजपा हम- के साथ आपका संबंध था, देखिए जी। मैं आपको शुरू से बता देता हूं, जी, जी, जी। क्योंकि बहुत भ्रम की स्थिति ना पैदा जी, हो। जी, जी। 1994 तक आप कहते रहे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, जी 1994 तक। जी 1994 में आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया, जी और फिर जी 2014 में, जी माफ कीजिएगा 13 के आखिर में, 2013 में जब प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी, गठबंधन के नेता का नाम ऐलान नहीं हुआ, नीतीश कुमार की चर्चा तक नहीं हुई, तो आपको बीजेपी सांप्रदायिक लगी? ये कैसे संभव है? ये देश तब में क्या भाजपा नहीं, सांप्रदायिक नहीं थी, आज सांप्रदायिक है? हम व्यक्तिवादी नहीं है ना, व्यक्तिवाद के सर ऊपर जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस पर आइए सवाल ना। मुद्दे का क्या है तब भाजपा सांप्रदायिक थी या नहीं, ये तो कामन बताइए। मुद्दे पर सहमति राजग में नहीं बनी, वो ये सीधे सीधे सर उन्होंने देखिए, मोदी जी को प्रदीप पेश कर जी, दिया। प्रदीप जी। जी उलझाइए मत ना। नहीं सीधी मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। जी। 1994 से 2013 तक हम्म। भाजपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी? हाँ तो उसने वो राम मंदिर भूल गई थी। धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी? नहीं आप बात तो सुनिए। सर, जब हम सर, हम पहले भाजपा बताइए को ना। सांप्रदायिक मानते थे, मानते थे ना? आज भी हम मतलब मानते आपने हैं। सांप्रदायिक दल से तब भी मगर गठबंधन किया नहीं, था? गठबंधन नहीं, तब उन्होंने आप शामिल थे भैया? अपने जो सांप्रदायिक इशू थे, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, सिविल कॉमन कोड का मुद्दा, 5 साल में किसी भाजपा ने बोला? नहीं बोला। और जब भी जरा से बोला तो जज साहब ने डांटा तो पूरी लोकसभा में सब चुप मार के बैठ जाते थे। इस बार सीधे सीधे हम कॉमन मुद्दे पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर गठबंधन चाहते थे। सत्ता के लिए गठबंधन था या कॉमन नहीं मिनिमम सादा, प्रोग्राम हम के लिए? सत्ता के लिए नहीं है, हम सत्ता चलवाने के लिए आते हैं। सर देखिए, ऐसे मत उलझाइए। जी 1994 से 2013 तक आपको वो पार्टी धर्मनिरपेक्ष लगने लगी। नहीं 1994 के पहले वो आपको सांप्रदायिक देखिए, लगती सीधी सी थी, बात है। 2013 के बाद वो आपको सांप्रदायिक लगने लगी। आप- मतलब जब तक आप उसके आप समर्थन से उसको- सरकार में बने आप रहे, उसको आपके अदर लिए- वे में उलझाइए मत, मैं कहाँ सीधी उलझा सी रहा हूं? बात है। मैं तो बड़ी सीधी अरे बात पूछ रहा सीधी हूं। सी बात बता रहे हैं। 5 साल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय गठबंधन के मुद्दों पर चली है, सांप्रदायिक मुद्दों पे नहीं चली है। और जब सांप्रदायिक मुद्दा आया, जब ये पहले जी, तो मैं आपको बहुत सीधे से याद दिला दूं, जिस जी, वक्त गुजरात दंगे हुए, जी जिसको आपके पार्टी के एक बड़े नेता नीतीश कुमार ने इश्यू बनाया, जी जी उस समय आपके नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे। जी जी। आप उसी को सांप्रदायिक बताते हैं? नहीं। उसी घटना को बताते हैं ना? नहीं आप फिर गुजरात के दंगे सांप्रदायिक दंगे थे या सिर्फ अयोध्या विवाद को लेकर भाजपा सांप्रदायिक है, ये नहीं, बताइए। गुजरात का दंगा तो सबसे घिनौना था। तब तो आप सरकार में शामिल थे? नहीं हमने विरोध किया उसका। कहाँ विरोध किया? उसका विरोध किया अरे आपके मंत्री बैठे थे उस हमारे सरकार जॉर्ज में। फर्नांडिस जिस दिन दंगा हुआ उसके ठीक 3 दिन बाद जाकर पूरे गुजरात में घूमे जॉर्ज फर्नांडिस, अच्छा, और तो? शांति व्यवस्था बनाने की अपील की उन्होंने। की, लेकिन आप तो सरकार आप चलाते रहे ना? नहीं सरकार चलाते वो रहे। सरकार तो आप चलाते ही हमने रहे, विरोध- उस हमने गठबंधन में विरोध तो किया। आप शामिल रहे। हमने विरोध किया। देखिए, हमारे सारे किस नेता ने अब मोदी आप को मुझे नहीं बताइए, कहा? अब आप मुझे बताइए, तो फिर 2013 में ऐसी क्या घटना हो गई कि बीजेपी आपको सांप्रदायिक लगने लगी और आपने समर्थन वापस ले लिया? इसलिए कि सबसे घिनौना चेहरा देश के सामने, जिसने 2002 में हजारों निर्दोष लोगों को मरवाया, आप उसको किसी से बिना बात के घटक दलों से सीधे आपने प्रधानमंत्री घोषणा कर दी। तो उस समय तो भाई तो आपके हम कोई आपके घटक दल रहते हुए उन्हें बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे थे। हम बीजेपी के बंधुआ मजदूर तो थोड़ी है। नहीं हम तो उस समय भी आप बतौर घटक दल उनको एज ए मुख्यमंत्री स्वीकार किए हुए थे। मुद्दों पर कौन सा मुद्दा था गुजरात में कि आप स्वीकार कर रहे थे? मुद्दों पर क्या मुद्दे, क्या बताइए ना? मुद्दे हम तो बता रहे हैं। धारा 370 की बात की हो किसी भाजपा ने तो बताइए। मतलब गुजरात में हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो कोई मुद्दा नहीं था आपके लिए, बस 370 एक मुद्दा है। इसीलिए तो हमने छोड़ा उनको इस बार। वो आपके लिए मुद्दा नहीं था? नहीं हमारे हजारों कत्लेआम मुद्दा नहीं था। बहुत बढ़िया सर, हो गया, लोग समझ गए। मैं जो कहना चाह रहा था लोग भी समझ गए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो दर्शक समझ गए। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, बड़ा छोटा सा सवाल है, ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की कोशिश है या अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश? देखिए, ये आज जो हुआ है दिल्ली में, जिस तरीके से जनता मोर्चा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके राजनीतिक मायने तो हैं। और ये बात सही है कि जैसे कि अभी आप जिस बात पर बहस कर रहे थे, जनता दल जो यूनाइटेड था, उनसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से चूक हुई थी और उनको इस बात का एहसास भी हुआ कि जिस विचारधारा को हम लेकर के चल रहे थे उससे हम हटे और सत्ता के लिए हटे। लेकिन अब जो बैठक हो रही है उसके दोनों मायने हैं कि जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जनादेश आया
और सभी को क्षति पहुंची और सभी का जो जनाधार था पार्टियों का इस देश में वो कमजोर हुआ है। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए और वो सफलता की तरफ बढ़े, तो एक चिंता मन में पैदा हुई है लोगों को कि इसका सामना किस तरीके से किया जाए। हाँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बैठे हैं एक अच्छी पहल है, लेकिन बहुत बहुत अभी प्रारंभिक स्टेज में है ये, और इसको ले जाना, परिणामों तक ले जाने के लिए बहुत से त्याग करने पड़ेंगे, बहुत से मोह छोड़ने पड़ेंगे और लोगों को पूर्वाग्रह छोड़ करके आना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर अगर ये ताकतें एक होती हैं और अपने पूर्वाग्रह छोड़ती हैं, अपने सत्ता का लालच छोड़ती हैं, तो सांप्रदायिक शक्तियों से मोर्चा लेने के काबिल ये मजबूत होंगी। लेकिन इन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सत्ता के लिए होना चाहते हैं, अपने वोट बैंक के लिए होना चाहते हैं, कि एक सत्ता जो हिंदुस्तान में 2014 में बनी, जो एक जनतांत्रिक मूल्यों के कहा जाता है कि इस देश में बनती है सत्ता, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं, या आप कह सकते हैं कि अब 53-54 महीने की ये सरकार बची है, और वो सरकार एक व्यक्ति पर आधारित होती चली जा रही, व्यक्तिवादी सरकार होती चली जा रही है। उससे आपको लड़ना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 1 साल से 2 साल के बीच में आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने के बीच में कई बड़े प्रदेशों में चुनाव होने हैं। जैसे आप बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1-2 प्रदेश और भी हैं, तो उन प्रदेशों में ये बात तय होनी है कि इन दलों का कहीं ना कहीं वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी आपके उत्तर प्रदेश में वर्चस्व में है, सत्ता में है, बिहार में है, तो ये चाहते हैं कि अगर यही माहौल रहा तो हो सकता है कि हमें भी सत्ता से दूर जाना पड़े। तो ये एकजुट होना चाहते हैं, ये एक अच्छी पहल है। अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो सरकार देश में इस समय सत्तारूढ़ है उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और जैसा कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्री में अभी बोल रहे थे, मैं उससे सहमत हूं आपकी बात से, अगर ये एकजुट होते हैं तो जो बिखरा हुआ विपक्ष है, जो मोदी जी समझते हैं कि बहुत हल्का है, जो चाहो वो कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है, लोकसभा में मनमाना कर लो, ममता दी भी आप लोगों के साथ खड़ी हो जाएंगी उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी को कुछ लालच बता देते हैं, किसी को कुछ बता करके कोशिश करते हैं। अगर ये एकजुट हो गए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ संभल के कदम बढ़ाने पड़ेंगे आगे, ये चीज। और आप जब सरकार को घेरेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर देश में एक मैसेज जाएगा और उसके आसरे आप विधानसभा चुनाव में ये कह पाएंगे कि देखो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं असित ना जी, ये बात नहीं। ये जो जितने चेहरे हैं, आप इतना तो कह सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके वोट नहीं लेना चाहते। इनके अंदर ये बात तो है कि ये कभी भी बंटवारे से या सांप्रदायिक हिंसा के बल पर वोट के पक्षधर नहीं रहे हैं। अंदर उनका चेहरा व्यक्तित्व कुछ भी रहा हो, सामने नहीं रहा है। और जो दल सरकार में बैठा हुआ जो सत्तारूढ़ है भारत सरकार में, निश्चित तौर पर वो तो सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति करके ही आगे बढ़ता है। इतिहास को भी याद करना होगा हमें जी। एक लालू प्रसाद यादव को आप छोड़ दीजिए जी, नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ जा चुके हैं। मैं तो कह चुका हूं नीतीश कुमार जी से गलती, मुलायम सिंह यादव जी भी भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं। भाजपा के मुलायम सिंह जी से दूरियां बहुत हैं, क्योंकि अब उनका जो माहौल बदल चुका है, मतलब बना चुके हैं। इकलौते लालू प्रसाद पर आप तमाम तरह के आरोप लगा लीजिए, लेकिन इकलौता इस पूरे गठबंधन का वो नेता है, जो संभावित गठबंधन है, जो एक सुर में बीजेपी का विरोध करता रहा और करता रहा, लाभ हानि उसने कभी नहीं देखी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने गुणागणित के हिसाब से बीजेपी का भी समर्थन लिया। नीतीश कुमार पूरी तरह से गोद में बैठे बीजेपी के। अब यही लोग बीजेपी को सांप्रदायिक करार देकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की जो बात कर रहे हैं, दरअसल जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि मोदी लहर का असर है, आप उसे खारिज नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उसी से लड़ने की मोदी लहर का असर है, और इन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कहीं वो असर इतना कारगर न हो जाए कि इनका सुपड़ा साफ हो जाए, तो अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लोकसभा में मजबूत होना होगा। जब लोकसभा में मजबूत होंगे तो वहां से हम लोगों को ये मैसेज देने में सफल होंगे कि देखो इस सरकार की इतनी कमियां हैं, इस सरकार ने ये किया, इस सरकार ने वो किया, और इसके आसरे आप मोदी लहर को अपने सूबे में कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं असित नाथ जी, इसमें एक जो देखिए, इसके पहले भी ये मोर्चा था, उसको नया चेहरा या नया आवरण देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के बाद तीसरा मोर्चा था, और ये तीसरे मोर्चे के लोग, ये बात सही है आपकी कि जो मोदी लहर एक बनी वेब बनी और उससे पूर्व बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे सामना कैसे किया जाए, इसका एक सफल प्रयोग उपचुनाव में बिहार में हुआ। उसके परिणाम भी आए, और उस परिणाम को दोहराने का प्रयास करने के अगर इस तरीके के प्रयास किए जाएं अन्य जगहों पर, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसकी एक पहल भर है, और ये प्रारंभिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो चुका है कि लड़ाई बीजेपी से होनी है जी, क्योंकि यहां बसपा से सीधी लड़ाई नहीं दिख रही है अभी। कल को क्या होगा हम नहीं जानते। यही आलम बिहार में भी है।
वहां भी इन्हें लग रहा है कि सीधी लड़ाई बीजेपी से होनी है। सरकार की कमियां, सरकार की उपलब्धियां इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि भाजपा उसी मोदी लहर या बाकी जो कार्ड वो खेलती रही है, अलग अलग मसलों के कार्ड। चुनाव नजदीक आने पर कई तरह की बातें होने लगती है, कार्ड जैसी घटना हो जाती है, लव जिहाद जैसी घटना होने लगती है। साहब की पोल देश की जनता के सामने खुल गई है। क्या खुल गई? काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जमा कराएंगे, किसानों को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। इस पर क्यों नहीं बहस होती है? मोदी मोदी मोदी, ये देश किसी व्यक्ति का नहीं है, नहीं है। हाँ। ये देश तमाम विभिन्न धर्मावली, विभिन्न जातियों, दुनिया में सबसे अजीब देश है मेरा, जहाँ पर हजारों हजारों जातियाँ और सैकड़ों धर्म और दर्जनों पंथ हैं। तो ऐसे देश में अब व्यक्ति की बात करना ही बेईमानी है। वो और मोदी है, मोदी क्या मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी को तो इस देश के पूंजीवाद ने और मीडिया ने रातों रात हीरो बना दिया। देखिए, मैं आपको बहुत, आप लोग चूंकि राजनेता है, मैं राजनेता नहीं हूं, इसलिए मैं तो बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन इस देश में व्यक्ति के नाम पर राजनीति की एक पुरानी परंपरा रही है। आपको भी याद होगा, इंदिरा लाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव हुआ। उसके बाद राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये भी आपको याद होगा। वीपी सिंह के नाम पर चुनाव हुआ, इस देश में चुनाव हुए। आप लोग वो नारे लगाने वाले लोग हैं। तो आप जब वीपी सिंह के लिए नारे लगाते थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये जब कह रहे थे कि सर सुन लीजिए ना, ये जब कह रहे थे इंदिरा लाओ देश बचाओ, तब आप भी तो एक ही चेहरा प्रमोट करके चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी ने लड़के कौन सा गुनाह कर दिया, परंपरा तोड़ दी? नहीं, ये परंपरा एकदम समाप्त होनी आपने एक चेहरा पेश किया, इन्होंने भी एक चेहरा पेश किया, सबने अपने अपने चेहरे पेश किए। राजीव गांधी का चेहरा पेश किया गया, लोकतंत्र में और इतने बड़े वाजपेयी जी का देश चेहरा पेश में करके चुनाव लड़ा गया है। जो भी व्यक्तिवादी सोच का व्यक्ति राजनीति कर रहा है, ये खतरनाक बात है। राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति सर आपके समय कौन से मुद्दे थे जब आप वीपी सिंह का चेहरा प्रमोट करके लड़ रहे थे? इनके समय कौन से मुद्दे थे जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का चेहरा प्रमोट किया गया? भ्रष्टाचार का मुद्दा था, कोई मुद्दा नहीं था। भ्रष्टाचार का इंदिरा लाओ देश बचाओ, भ्रष्टाचार इंदिरा लाओ देश बचाओ। वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप के खिलाफ जो उन्होंने उससे चले थे, अफवाह फैला दी। बीपी अब वो आपके पास एक सबूत बोफोर्स के लिए नहीं मिले सर, तो अफवाह ही तो है। और जब हम सरकार में आए तो हमने क्या 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 नहीं किया? नहीं, देखिए 11 महीने के अंदर हम इंदिरा जी को लाने की बात करते थे तो सशक्तिकरण की बात करते थे। मैं वही बात कर रहा हूँ, तो ये भी मोदी को लाने की बात कर गए, बीजेपी वाले भी मोदी को लाने की बात कर गए। तो ये नहीं कह दिया कि हम देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे और मोदी जी का हमने इस बड़े स्तर पर इसलिए विरोध इन्होंने किया, भी कोल इनके स्कैम, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, ये इसको रोक नहीं पाए। उस पर इनका चेहरा भी बीजेपी ने प्रमोट चेहरा किया, साफ नहीं था, कोल स्कैम इसलिए हम उसके विरोध में थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा अन्ना ने बनाया, उसको बीजेपी ले झपटी, प्रमोट किया। काला धन का इशू उठाया, उसके जरिए प्रमोट किया। चेहरे को लेकर के आगे चली, लेकिन इसके लिए हम विरोध करते थे। बहस उस पर नहीं है। इंदिरा जी का चेहरा कोई सांप्रदायिक नहीं था, राजीव गांधी जी का चेहरा कोई सांप्रदायिक नहीं बहस था, बड़ी उनका देश के प्रति योगदान था, उसको लेकर के हम चले थे। मोदी जी के पीछे बैकग्राउंड थी कि गुजरात का जो दंगा था उसका फायदा हमें मिल जाएगा और देश में पोलराइजेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 2014 में जो पोलराइजेशन हुआ, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, उसका फायदा मिला है मोदी जी को। चलिए एक ब्रेक लेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त है। और अब सीधी बात, ये अस्तित्व संकट में क्यों दिख रहा है और क्यों इतनी गोलबंदी की बेचैनी दिख रही है? ब्रेक के बाद।